सेट है रेडी। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ज़ुरावर्स के फाउंडर अभिषेक सागर जी को। तो अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनम। नमस्ते सभी को। मैं हूं अभिषेक सागर, ज़ुरावर्स से आज आपके बीच। अभिषेक, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज़ुरावर्स का कंसेप्ट क्या है और इसके माध्यम से आप कैसे लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ज़ुरावर्स एक वर्चुअल दुनिया है। वर्चुअल दुनिया के बारे में जब हम बोलते हैं, एक मेटावर्स है, एक वर्चुअल दुनिया है। सो इसका मतलब ये एक कंप्यूटर के अंदर की दुनिया है या मोबाइल के अंदर की दुनिया है, पर जहाँ पे लोग आ सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं और इसके माध्यम से हम पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने में काम कर रहे हैं। सो यहाँ से लोग ना सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, आकर्षक गेम खेल सकते हैं, इसके साथ ही साथ वो पर्यावरण की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और बहुत सारे इनाम भी जीत सकते हैं। एज अ फाउंडिंग मेंबर आप 4 स्टार्टअप्स क्रिएट कर चुके हो, तो इन 4 स्टार्टअप्स क्रिएट करने का एक्सपीरियंस हम आपसे जानना चाहेंगे बिफोर ज़ुरावर्स। जी बिल्कुल। मैंने पहले तो जॉब किया था, बट उसके बाद मेरे अंदर शुरू से एक इच्छा थी कि कुछ ऐसा करें, कुछ स्टार्टअप इस तरह की करें जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो किसी तरह की। और इसी क्रम में एक एक करके 4 स्टार्टअप होते चले गए। उसमें से एक स्टार्टअप थी खाना मैन, जो कि रांची में ही किया था हमने और वो काफ़ी पॉपुलर था। उसे झारखंड के बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड भी मिला था। और इसके अलावा भी सबसे पहली स्टार्टअप मेरी फ्रेंड्स के साथ थी, जहाँ पे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, बाइनरी डॉट्स। और उसके बाद एक और स्टार्टअप की थी हमने, वीडियो प्रोडक्शन की, और फिर फाइनली ये अभी ज़ुरावर्स कर रहे हैं। तो इन 4 स्टार्टअप्स के बाद 5वें स्टार्टअप ज़ुरावर्स पे आप आए। इन 5 स्टार्टअप्स को बनाने और रन करने के दौरान आपके अनुभव में इन 5 स्टार्टअप्स को रन करने में सफलता की कुंजी आपको क्या नजर आई, हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, एक तो दृढ़ निश्चय, जैसा कि अपने शो का टाइटल है, वो सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल, किसी भी स्टार्टअप को अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और इसके अलावा जो है, आपको अपनी आँखें और अपने कान हमेशा खुले रखने चाहिए। मुझे यही लगा कि आपको हर स्टार्टअप जो है, अगर आप एक सही वक्त पे, सही जगह पे और सही टीम के साथ कर रहे हो तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो मतलब आपके कहने का अर्थ है कि संकल्प से सिद्धि में संभव हो सकता है, एक संकल्प लेकर उसे राइट दिशा में अगर हम लेकर जाएं तो। बिल्कुल, अगर आपने संकल्प लिया है और अगर आप उस दिशा में सही तरीके से काम कर रहे हो, अगर आप सही स्किल्स सीख रहे हो, सो आप बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो। अभिषेक, मार्केट में लोगों की ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने क्या क्या एफर्ट्स लगाए, हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें लोग अपनाते हैं ये जानने के लिए कि आपके कस्टमर्स को, आपके ग्राहकों को कैसी चीज़ों की ज़रूरत है। और कोई भी कंपनी, कोई भी बिज़नेस जितना ज़्यादा इस चीज़ को करे, जितना अच्छे से करे, वो उतना अच्छा समझ पाएंगे अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को। मैं अपनी पिछली स्टार्टअप से एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा, खाना मैन, जो हमारी स्टार्टअप थी। और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था फूड डिलीवरी का। और यहाँ पे अभी तो इस तरह के बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, ज़ोमैटो है और स्विगी है, पर उस वक्त ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जब हमने शुरू किया था। आधे वक्त जब हम लोगों को बोलते थे कि आप ऐप से या वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या होती है। वो पूछते थे हमसे, आपका रेस्टोरेंट कहाँ है, जहाँ हम जाके खाना खा सकें। हमने काफ़ी सारे सर्वे किए, हम लोगों के घर घर जाते थे, मैं खुद भी जाता था, टीम जाती थी, मैं भी कभी कभी डिलीवरीज देने तक भी मैं खुद जाता था लोगों को। और मैं उनसे पूछता था कि आपका अनुभव कैसा रहा हमारी सर्विस के साथ, और आप और क्या चीज़ें ऐसी चाहेंगे जो कि हम ऐड करें यहाँ पे। तो ये बहुत ही काम आता है। अभिषेक, आपके स्टार्टअप का जो नाम है ज़ुरावर्स,
ये ज़ुरावर्स नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये कहाँ से आया? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये 2015 की बात है। जो हमने पहली कंपनी फॉर्म की थी अपनी खुद की कंपनी, वो थी ज़ूरा टेक, जहाँ से अब ज़ुरावर्स आया है निकल के। ज़ूरा टेक 2015 में मैं रिसर्च कर रहा था कंपनी का अच्छा नाम खोजने को, कोई ऐसा नाम जिससे हम हमेशा इंस्पायर हो सकें, एक प्रेरणा प्राप्त कर सकें। ये नाम खोजते खोजते एक जर्मन डिक्शनरी मिली मुझे, जो जर्मन से संस्कृत में और इंग्लिश में ट्रांसलेट होती थी, और उन्होंने संस्कृत के काफ़ी सारे शब्द वहाँ पे यूज़ किए थे, काफ़ी इस्तेमाल किए थे, और उसमें मुझे ये शब्द मिला ज़ूरा, जो कि एक्चुअली संस्कृत के वर्ड शूर से निकल के आया है। इसका अर्थ क्या होगा? बिल्कुल शूरवीर जैसा होता है ना, जो एक योद्धा जो कि किसी अच्छे काम के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है। तो वैसा कुछ मतलब निकल के आ रहा था इस शब्द का। तो ये हमें बहुत पसंद आया और काफ़ी छोटा सा प्यारा सा शब्द है, इंटरेस्टिंग सा। तब से हम ज़ूरा टेक चला रहे थे। और छोटा सा प्यारा सा इंटरेस्टिंग शब्द है ज़ुरावर्स। जी, और अब ज़ुरावर्स जो है वो एक दुनिया को संबोधित करता है। जैसे मेटावर्स, यूनिवर्स, बेसिकली यूनिवर्स जब हम बोलते हैं, वहाँ से ही ये शब्द वर्स निकल के आया है, जो लोग अब मेटावर्स में यूज़ करते हैं, जो कि एक काल्पनिक दुनिया कह सकते हैं, एक वर्चुअल दुनिया कह सकते हैं। तो उस तरह की ही दुनिया जो है वो अब ज़ूरावर्स है। और दूसरी एक चीज़ कि ज़ू जो है, जो चिड़िया खाना होता है, उससे भी थोड़ा मिलता जुलता है। ये भी हमारे लिए, क्योंकि हम जानवरों के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, दुनिया के जो जानवर जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो विलुप्त हो रहे हैं, तो ये इसलिए ये मिला जुला के काफ़ी। किस प्रकार से कर पा रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, तो इसके लिए हम एक एनसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं उन जानवरों की, और इनके अराउंड बहुत सारी और चीज़ें बना रहे हैं जो कि लोग खरीद सकते हैं, जिससे वो उनकी तरफ डोनेट कर सकते हैं उन जानवरों की रक्षा के लिए। इसके लिए हम NGOs के साथ काम करना शुरू कर रहे हैं, जो कि अलग अलग जानवरों को बचाने में काम करती हैं। अभिषेक, क्या आपके को फाउंडर्स भी हैं, और अगर हैं तो आपके को फाउंडर्स आपको कैसे मिले? जी बिल्कुल, मेरे को फाउंडर हैं सनी, एंड सनी और मैं पहले से दोस्त थे। ये बहुत ही मैं बोलूँगा, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला कि हम दोनों साथ में मिलकर कुछ शुरू कर सकें। हमारा सपना था काफ़ी समय से कि हम गेमिंग में कुछ साथ में शुरू करेंगे, और हम अलग अलग तरीके की चीज़ों पे रिसर्च कर रहे थे। 2021 में हमने ज़ूरावर्स के आइडिया को शुरू किया, जो एक्चुअली एक गेम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो कि मैंने 2010 में बनाया था। पर वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें नई आई, सनी ने काफ़ी सारा इनपुट दिया, और फिर जाके हमने ज़ूरावर्स के पूरे आइडिया को रूपांतरित किया। आपका गेमिंग एंड डिज़ाइन इंडस्ट्री में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन बीच में आपने गेमिंग इंडस्ट्री छोड़ दी थी, तो क्या आपको कुछ ऐसी कमियां दिखी थी जो आपको लगा कि आप उसको भर पाएंगे? बिल्कुल, एक वक्त पे मैं गेमिंग इंडस्ट्री पे जब मैं शुरू गया, तो उस समय मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटिंग लगता था, बहुत मज़ेदार लगता था काम करना गेमिंग इंडस्ट्री में। और कुछ बहुत अच्छे गेम्स भी हमने बनाए, कुछ थेरेपी पे भी गेम्स बनाए हमने, जो कि लोगों की मदद करते हैं असली दुनिया में। हमने विजन थेरेपी के ऊपर गेम बनाया था। आँखों का भैंगापन जो बोलते हैं, लोगों की आंखें जो ठीक से देख नहीं पाते, वो भैंगेपन की वजह से। हम एक आई सेंसर यूज़ कर रहे थे, जो कि आपकी आंखों की पुतली को ट्रैक करता है कि आप कहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे, वो बता सकता है। और ये मैंने ही बनाया था वो गेम, और उसकी मदद से लोगों के भैंगेपन का इलाज कर रहे थे हम। तो आप अपनी स्टार्टअप ज़ूरावर्स की मदद से लोगों के भैंगेपन का भी इलाज कर रहे थे, तो ये कैसे आप कर पा रहे थे? सॉरी, मैं इसमें वो एक दूसरी कंपनी थी मिस्टर पैच के नाम की, जहाँ पे मैं काम कर रहा था उस समय। और उसके बाद फिर वो एक प्रेरणा का स्रोत था, मैं बोलूँगा, जो कि ज़ूरावर्स बनाने के लिए मेरे लिए खुद एक प्रेरणा थी वो, कि अगर हम गेम्स के माध्यम से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव ला सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि गेम्स एक ऐसी चीज़ है जो लोग खेलना पसंद करते हैं, जो कि लोगों को बहुत मज़ा आता है। लोग घंटों घंटों तक, बच्चे खास करके, बच्चे और किशोर
जो हैं वो घंटों घंटों तक स्क्रीन पे बैठ के, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, गेम्स खेलते हैं। प्रीवियसली जो गेमिंग इंडस्ट्री एग्जिस्टेंट थी उसमें आपको ऐसा क्या गैप दिखा कि आपने छोड़ दिया और अपना खुद का कुछ यूनिक स्टार्ट करा? जी बिल्कुल। जब 2000, आप समझिए 2014-15 के दौर में, उस समय गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मोबाइल गेमिंग का दौर चल रहा था, बहुत ज़्यादा बूम आया था मोबाइल गेमिंग में। और उस समय घर घर में बच्चे छोटे मोटे गेम्स में घंटों बिता रहे थे और इससे बहुत ज़्यादा कुछ उन्हें सीखने को नहीं मिल रहा था। जब मैं बड़ा हो रहा था तो बहुत महंगे गेम्स आते थे उस समय और बहुत बड़े गेम्स आते थे और वो गेम्स बहुत प्रेरणादायक भी होते थे किसी तरीके से। पर मुझे उस समय जो नया नया दौर चला था मोबाइल गेमिंग का, तो मुझे बस महसूस हो रहा था कि ये बच्चों को बिगाड़ रहा है और आने वाली पीढ़ी को, ऐसा मुझे पर्सनली महसूस हुआ था। तो इसलिए मैंने उस समय गेमिंग इंडस्ट्री छोड़ी और मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए स्टार्टअप्स में। स्टार्टअप्स का मतलब ही ऐसा होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई एक ऐसी चीज़ आप बना रहे हो जिसकी लोगों को ज़रूरत महसूस होती है। तो आपने ये कैसे करा? राइट तो उस समय मैंने खाना मैन पे शिफ्ट कर गया। मैं खाना मैन, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, जो कि यहाँ पे रांची में ज़रूरत थी फूड डिलीवरी की, सो वो हमने शुरू किया। पर अब धीरे धीरे मैं वापस गेमिंग के जोन में आ गया, क्योंकि अब गेमिंग जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है और बहुत तरीके के गेम्स बन रहे हैं, बहुत सारे माध्यम्स में बन रहे हैं, सिर्फ मोबाइल कंप्यूटर्स में ही नहीं। इसके माध्यम से लोगों की लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड ऑन हो पा रहा है? बिल्कुल। बहुत तरह के अच्छे गेमिंग प्रोजेक्ट भी हैं जो कि लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ज़रूरी चीज़, कि यहाँ से रिश्ते बन सकते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं गेमिंग के माध्यम से, दोस्ती बनती है। अभी हाल में ही न्यूज़ आई थी कि पबजी के माध्यम से कुछ 2 लोगों ने, विदेशी मुल्क के लोगों ने शादी की। ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है। ये तो एक मीडिया में एक खबर आई, बट इसके बावजूद भी अभिषेक, एक मेटावर्स प्रोजेक्ट को आपने एक इकोनॉमिक मॉडल का शेप दिया, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि मेटावर्स होता क्या है और ये कैसे हो पाया? जी बिल्कुल। मेटावर्स के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे उदाहरण लोग देते हैं इसके बारे में, वो क्या है या क्या हो सकता है। इसे आसान तरीके से समझने के लिए आप एक वर्चुअल दुनिया की तरह समझ लो, जहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, अगर इसकी जगह पे हमारे अवतार बैठे हो जो हमारी तरह दिखते हैं, पर वो हम उनसे पीछे रिकॉर्डिंग रूम में बैठ के अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और ये रिकॉर्डिंग मैं हो सकता है कि इंडिया की जगह पे रशिया में बैठा हूँ और आप हो सकता है कि रांची की जगह पे वियतनाम में बैठी हूँ, फिर भी हम ऐसे शो साथ में कर सकते हैं। इस तरह की दुनिया जो है वो उसको मेटावर्स का नाम दिया जाता है, जहाँ पे लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड में आके साथ में अलग अलग चीज़ें करते हैं। इसका इस्तेमाल अभी बैंकिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में, कार की टेस्ट ड्राइव हो रही है, बैंक्स में काम हो रहा है, बैंक्स की ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो घर बैठे, इस तरह से बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलके ऑनलाइन। और इसके अलावा ये ज़ुरावर्स के फायदे आप बता रहे हैं, हम फायदे नुकसान दोनों जानना चाहेंगे। जी, ये मेटावर्स के इन जनरल फायदे हैं। एक मेटावर्स है, जी, ज़ुरावर्स के फायदे और नुकसान भी हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं आपको अभी मेटावर्स के इन जनरल फ़ायदे बता रहा हूँ और नुकसान भी फिर मैं बताता हूँ। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कट कर सकते हो, बिजली के बहुत सारे कॉस्ट कट कर सकते हो, रियल एस्टेट के कॉस्ट कट कर सकते हो। जो मॉल्स होते हैं जहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं, वो सारा कुछ भी वर्चुअली हो सकता है। ये सारे फ़ायदे हैं। इसके नुकसान भी हैं, जैसे जो सर्वर्स जहाँ पे ये सारे गेम्स चल रहे होते हैं, एक्सपीरियंसेस चल रहे होते हैं, उनकी कॉस्ट होती है, उसमें बिजली बहुत लगती है। तो एक तरह से ये बिजली भी हमारे पर्यावरण के माध्यम से ही आती है। ये सारे नुकसान होते हैं उसके। और फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे वर्चुअल दुनिया में समय व्यतीत करते हो, तो ये आपको असली दुनिया से भी थोड़ा सा अछूता कर देता है, थोड़ा सा अलग कर देता है। ये एक चीज़ है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। सैकड़ों कंपनीज मतलब अपना खुद का मेटावर्स प्रोजेक्ट्स और अपनी वर्चुअल दुनिया बना रहे हैं, तो आपका स्टार्टअप ज़ुरावर्स इनसे यूनिक कैसे हो पा रहा है? बिल्कुल। जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, हमने काफ़ी रिसर्च की और हमने पाया कि कोई एक अच्छी जगह जहां हमें काम करना चाहिए
वो था पर्यावरण की तरफ। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज से, जो जलवायु परिवर्तन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे जूझ रही हैं बहुत ज़्यादा, और इसे हमें सबकी जिम्मेदारी है इसे ठीक करना। और गेमिंग बहुत ही एक मजबूत माध्यम है, स्ट्रॉन्ग मीडियम है इसके लिए। सो ज़ूरावर्स में हम गेमिंग के माध्यम से असली दुनिया के हीरोज़ बना रहे हैं, मतलब जो लोग गेम्स भी खेलते हैं और साथ में वो पर्यावरण को बचाने का भी काम कर रहे हैं। सो ये हमारा मेन डिफरेंशिएटर है जो हमें अलग करता है बाकी कंपनियों से। आपने इंटरनेशनल स्टार्टअप्स के साथ काम करा है, तो इंटरनेशनल स्टार्टअप्स के साथ काम करके क्या ऐसा अलग एक्सपीरियंस आपको सीख के रूप में मिला जिसने आपके स्टार्टअप को हेल्प करा बूस्ट करने में? बिल्कुल, पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा और सबको सीखना चाहिए, कि सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी में सीखने की इच्छा रखना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और हमेशा आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो। सो अगर आप कभी भी घमंड कर लो कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता या फिर मुझे बहुत कुछ आता है, सो वो दिन होगा जब आप रुक जाओगे। तो जब तक आप सीखते रहोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे। जितने अच्छे लोगों से आप मिलोगे उतनी अच्छी चीज़ें सीखोगे। जितने चीज़ें आप अपना काम कम करने के लिए इस्तेमाल करोगे वो उतना फ़ायदेमंद होगा। आपके स्टार्टअप ज़ूरावर्स के दौरान आपको क्या क्या अचीवमेंट्स मिले, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, ज़ूरावर्स हमने शुरू किया, अभी 1 साल हो गया शुरू किए हुए, और पर इस दौरान हमें काफ़ी बहुत ही रचनात्मक और बहुत ही अपनी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है हमारी, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे बदलाव भी आए जहाँ से हमने शुरू किया था। और इसके बीच में हमने बहुत सारे अवार्ड भी जीते। सो हमने एक गेम जैम जीता जो लिंक नाम की कंपनी का था, वहाँ पे हमारे गेम ने फर्स्ट पोजीशन जीती। इसके बाद हमने स्टार्टअप वीकेंड में भी हम टॉप 10 में आए, जो कि दुनिया भर से 170 देशों से लोगों ने भाग लिया था उसमें हम टॉप 10 में थे। इसके अलावा एप्टोस एक अमेरिका की कंपनी है, उनका ग्रांट हमने अभी जीता है, और सो वहाँ से हमें ग्रांट के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं दुनिया भर से कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में। और रिसेंटली अभी एक F6S नाम की कंपनी है, उसने ज़ूरावर्स को भारत के ब्लॉकचेन गेमिंग कंपनीज़ में दूसरे नंबर पे रैंक किया है। सो ये सारी अचीवमेंट्स अभी तक हुई है, और मैं बोलूँगा अभी तो शुरुआत है बस। आपने अपनी स्टार्टअप को लेकर एक्सेलरेटर प्रोग्राम भी रन करा था, तो एक्सेलरेटर प्रोग्राम है क्या, और किसी स्टार्टअप के लिए ये कैसे फंडिंग, आइडियाज़ और अन्य रूपों में सहायक साबित होता है? बिल्कुल, तो अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो और आपने इसके पहले बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं लिए, पहले दूसरे स्टार्टअप्स नहीं किए हैं, तो ये एक्सेलरेटर प्रोग्राम या इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके लिए, आपके काम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जिनको पहले से अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वो आपको हर तरीके से गाइड कर सकते हैं, एक चाहे वो फिनेंसेस के माध्यम से हो या फिर वो अच्छे लोगों से कनेक्ट कराने में हो, इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कराने में हो, या अपने आइडिया को एक सही दिशा देने में हो। सो ये सारी चीज़ें जो है आप एक एक्सेलरेटर से सीख सकते हो। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड क्या है और कैसे स्टार्टअप्स इसका लाभ उठा पाते हैं? सो इसके लिए पहले आपको स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि DPIIT की वेबसाइट से मिलता है। ये आप फ्री में वहाँ रजिस्टर कर सकते हो, और अगर आपने कंपनी रजिस्टर की है इंडिया में, सो आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हो वहाँ से। इसके बाद आप सीड फंड में अप्लाई कर सकते हो, जहाँ से आपको 20 लाख तक की सीड फंड मिलती है बिना किसी इक्विटी के, बिना किसी लोन के। और उसके बाद आप और 50 लाख तक की डेट के ऊपर, मतलब लोन के ऊपर आप फंडिंग ले सकते हो सरकार से। अभिषेक, किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए फंड्स की, इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके ज़ूरावर्स को जो रन कर रहा है उसमें आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल क्या है जो आपने रखा जी, है? बिल्कुल। सो किसी भी बिज़नेस के लिए रेवेन्यू ज़रूरी है, नहीं तो वो बिज़नेस होता ही नहीं है। सो हमारे लिए गेमिंग सबसे बड़ा रेवेन्यू का स्रोत है। सो हमारे गेम्स जो लोग खेलेंगे, सो वो किसी न किसी तरीके से हमारे सिस्टम में कंट्रीब्यूट करेंगे, और वहाँ से हमारी रेवेन्यू आएगी मोस्टली। इसके अलावा हमारी बहुत सारी पार्टनरशिप्स हो रही हैं दूसरी कंपनियों के साथ, ब्रांड्स के साथ, जहाँ से हमारी रेवेन्यू आएगी। और इसके अलावा फिर बहुत सारे एड्स भी होते हैं जो मेटावर्स के अंदर भी हम चला सकते हैं, सो वहाँ से भी आएगी। जी, फिलहाल में आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, बीट योर टीम, योर कम्युनिटी, आपके स्टेक होल्डर्स, आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स?
कितने लोग जुड़े जी। हुए हैं? सो अभी हमारी टीम में 12 लोग हैं, जिसमें से 5 फुल टाइम लोग हैं और बाकी के पार्ट टाइम हैं, और बहुत ही तेज़ी के साथ हमारी टीम ग्रो हो रही है। बहुत सारे पैशनेट लोग जिनके अंदर कुछ अच्छा करने का जोश है, वो ज़ोरावर्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे जोश को देख के, और ये सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा संकेत है। इसके अलावा हमारी कम्युनिटी में भी 5000 से ऊपर लोग हैं। ओके, ग्रेट। जी। अभिषेक, जो भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या रहता है, जिसकी मदद से वो एक आय जनरेट कर पाए अपने लिए? जी बिल्कुल। ये ज़ोरावर्स जो है, हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, एक जो गेमर्स की कम्युनिटी है, जहाँ पे एक गेमर्स जो होते हैं वो आते हैं और वो गेम्स खेलते हैं। इसके अलावा जो नेचर लवर्स हैं, जिन्हें नेचर से प्यार है, वो सारे लोग भी आते हैं ज़ोरावर्स में, और जैसे जैसे वो कंट्रीब्यूट करते जाते हैं और कंपनी हमारी ग्रो होती है, सो उसके हिसाब से उन्हें हम पॉइंट्स देते हैं, और इसके बेसिस पे वो फिर उस तरह के रिवॉर्ड्स या फिर जो है वो आय, जो भी आप बोले उसे, वो रिसीव कर सकते हैं। आपने अभी भी कहा कि आपकी कम्युनिटी से 5000 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये कैसे जुड़े हुए हैं? जी, सो हम सोशल मीडिया पे हमारी कम्युनिटी मोस्टली है, जो कि ट्विटर सबसे बड़ा अभी चैनल है। ट्विटर के अलावा लिंक्डइन और डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, इन सारी जगह पे भी हमारे 2-3 हज़ार लोगों के करीब हैं। सो ये सारी हमारी कम्युनिटी है। सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है, और मैं ये अभी हम लोग रांची में बैठे हुए भी जो है हमारी कम्युनिटी पूरी दुनिया में फैली है। सो ये अभी इंटरनेट की शक्ति है, आप कह सकते हो। अभिषेक, किसी भी स्टार्टअप का एक चैलेंज होता है कि अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सोशली एक्सेप्ट करवाना और उसकी ज़रूरत महसूस करवा पाना, तो आप ये कैसे कर रहे हैं ज़ोरावर्स को लेकर? ये ज़रूरत तो है, ये सबको पता है। बात है कि जलवायु परिवर्तन और ये पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, ये चीज़ें मैक्सिमम लोगों को पता है, अधिकतम लोगों को पता है, पर जो दिक्कत है वहाँ पे कि सारे लोग इसके तरफ एक्शन नहीं ले सकते हैं। सबके लिए मुश्किल होता है एक्शन लेना। सो ज़ोरावर्स के थ्रू हम ये बहुत आसान बना दे रहे हैं। लोग गेम्स खेल के भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने दूसरे एनजीओज़ के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक तरह से हम लोगों के पास लोगों के घरों तक, उनके मोबाइल्स तक इस चीज़ को पहुंचा रहे हैं कि वो कैसे पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं। अभी तक तो आप यहाँ तक आ चुके हैं, अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ खड़ा देखते हैं ज़ोरावर्स के साथ, और नेक्स्ट आपका वे फॉरवर्ड विजन क्या है ज़ोरावर्स का? बिल्कुल। क्योंकि हमारा विजन जो है वो है कि पर्यावरण को सुधारना गेमिंग के माध्यम से। किस तरीके से एग्जैक्टली आप ये कर पा रहे हो, और नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन भी? बिल्कुल। ये अभी तो हम गेम्स के माध्यम से ही कर रहे हैं, और गेम्स के माध्यम से लोग जो एंगेजमेंट कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो है ऐसे लोगों की तरफ वो फंड्स जाती हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रही हैं, पर्यावरण के ऊपर, खुद ग्रास रूट लेवल पे, मतलब जो कि जो एनजीओज़ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो काम करती हैं इन चीज़ों पे, जंगलों में या छोटे जगहों पे, उनकी तरफ ये कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमारा विज़न है कि आने वाले 5 सालों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएं। कम से कम 5 मिलियन लोगों को, इसका मतलब 5 करोड़ लोग जो हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ। ये आने वाले 2 सालों का हमारा टारगेट है। 5 मिलियन से 5 करोड़ लोग, मतलब हम 5 करोड़ लोग। जी। ज़ोरावर्स में टारगेट ऑडियंस के रूप में आप किन किन लोगों को देख पा रहे हैं, और ये जिन लोगों को आप एज टारगेट ऑडियंस के रूप में ज़ोरावर्स में देख रहे हो, ये कैसे एक वैल्यू एड ऑन कर पा रहे हैं? बिल्कुल। सबसे पहली हमारी ऑडियंस है वो गेमर्स हैं, लोग जो गेम खेलते हैं, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑडियंस है वो लोग हैं जो कि नेचर लवर्स हैं। ये सारे लोग, और ये सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं इसमें से, और वो सारे ज़ोरावर्स के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, और वो हमारी कम्युनिटी में आते हैं, वो दूसरे लोगों से मिलते हैं और वो गेम्स खेलते हैं। तो इस तरह से ये कम्युनिटी, और फिर वो अपने और दोस्तों को बताते हैं इसके बारे में। तो इस तरह से ये कम्युनिटी जो है और बड़ी होती जाती है। हमने सुना था कि क्रिप्टो पीपल भी इसका एक टारगेट ऑडियंस का हिस्सा है, ये कैसे, हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो गेम्स है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बन रहे हैं, और ब्लॉकचेन जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारी क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है, और हम NFTs जो हैं एक डिजिटल कार्ड की तरह हैं, जो कि जिनके माध्यम से आप हमारे गेम्स खरीद सकते हैं। ये सारी NFTs भी जो हैं वो ब्लॉकचेन बेस्ड होती हैं।
सो लोग जो कि ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में, वो सारे भी एक बहुत ही बड़ा समुदाय है जो कि इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, इस तरह की वो गेम्स खेलते हैं। और सबसे आकर्षक बात है कि आप ये एक बार आपने एक NFT खरीदा जो एक टिकट की तरह है, आपने वो गेम खेला, उसके बाद आप उसे दोबारा बेच भी सकते हैं किसी और को। तो ये लोगों को एक अपनी आय करने का भी बहुत ही आकर्षक जरिया बन जाता है। रांची में स्टार्टअप क्रिएट करने का ख्याल कैसे आया और ये ख्याल ज़ोरावर्स के सफ़र तक कैसे आया, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। सो रांची एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ से, और ख़ास करके अब जबकि यहाँ पे इंटरनेट भी आ गया है, तो आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको अपना दिमाग लगा के, मन लगा के काम करने की ज़रूरत है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। बहुत सारे बड़े शहरों में आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे जगह आपका ध्यान भटक सकता है। तो वो एक फ़ायदा मुझे लगता है रांची में रह के काम करने का। और यहाँ से कभी भी जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में या कहीं भी जाना हो तो वो आप जा सकते हो अटेंड करने। सो इंटरनेट ने अब पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जितने लोग आते जा रहे हैं, वो भी इस चीज़ को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अभिषेक कि कोई भी न्यू स्टार्टअप या कोई भी पर्सन जो किसी आइडिया को लेकर एक न्यू स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे, क्या डूज एंड क्या डोंट्स होने चाहिए? बिल्कुल। सो मैंने स्टार्टअप शुरू किया था काफ़ी पहले। अब 10 साल से ऊपर हो गया मुझे स्टार्टअप इंडस्ट्री में। मैं यही संदेश दूंगा लोगों को जो नया शुरू कर रहे हैं कि आप अपने अंदर काबिलियत बनाओ। आप अपने अंदर सबसे ज़रूरी यही है स्टार्टअप करने के लिए कोई भी, क्योंकि आपको पूरी दुनिया से compete करना है। और अगर आप एक स्टार्टअप बना रहे हो जिसे आप बड़ा करना चाहते हो, सो आपको सबसे अच्छा बनना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप काबिलियत बनाओ और अपने अंदर। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अच्छे लोगों से मिलो। इंटरनेट है आपके पास, आप लिंक्डइन के ऊपर बहुत अच्छे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। अपनी चीज़ों को शेयर करो, जो कुछ आप कर रहे हो उसे आप शेयर करो दूसरों से। लोगों को बताओ कि मेरा शौक़, मेरा पैशन किस तरफ है, और फिर आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। अभिषेक, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सोना। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।